नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। हम देखेंगे कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होती है और उससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अब देखो ये जो एक्स है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो है। यानी जो ये एक्स है ये रियल नंबर्स हो सकता है और या ये इंटीजर का सेट हो सकता है, यानी कोई सा भी सेट ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ये एक मैट्रिक, ये यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं फंक्शन में, एक्स और वाई, इसलिए हम एक्स वाई लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर यहाँ एफ की जगह पर डी लिख दिया, क्योंकि जो मैट्रिक स्पेस होता है, मैट्रिक स्पेस को हम इसी तरह डिनोट करते हैं डी से, क्योंकि जो डी मैट्रिक स्पेस है उसको हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर डी आ गया, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर इसका मीनिंग है डी एक्स वाई का, एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस। तो इस फंक्शन को हम डी से डिनोट करते हैं एफ की जगह पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डी एक्स वाई कुछ इस तरह है कि जब वेन एक्स इज इक्वल टू वाई है तो जो डी एक्स वाई है उसकी वैल्यू 0 हो रही है। यानी ये एक्स और ये वाई जब इक्वल है तो जो ये डी एक्स वाई है इसकी वैल्यू 0 हो रही है। समझ में आ गया? यानी जैसे कोई दो पॉइंट है एक्स और वाई, इनके बीच में मान लो डिस्टेंस, मान लो एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं, तो जो ये वाई है इस एक्स की पोजीशन पे होगा, दोनों एक ही पोजीशन पे तो होंगे एक्स और वाई, और जब दोनों एक पोजीशन पे होंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस भी 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वाई है इसलिए यहाँ पर 0 हो रही है, और एक्स और वाई यदि इक्वल नहीं है तो जो डी एक्स वाई है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। यानी यदि एक्स और वाई एक पोजीशन पर नहीं है, एक पॉइंट पर नहीं है एक्स और वाई, ठीक है, तो जो उनके बीच में डिस्टेंस होगी वो 1 यूनिट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह के जितने भी मैट्रिक स्पेस होते हैं, इस तरह के जितने भी मैट्रिक स्पेस होते हैं उनको हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्स डी सो डिफाइंड इज नोन एज डिस्क्रीट और ट्रिवल मैट्रिक स्पेस। ओके, यानी इस तरह के जितने भी मैट्रिक स्पेस होते हैं जहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वैल्यू 0 है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो वैल्यू 1 है। इस तरह के मैट्रिक स्पेस जहाँ पर भी दिख जाते हैं तो वो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आगे क्या पूछा गया है, देन सो दैट डी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स। यहाँ तो हमने देखो, यहाँ पर तो हमने डेफिनेशन समझ ली कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। अब हम यहाँ पर हमसे ये भी कहा गया है, इसी से हम एक एग्जाम्पल, इससे हम ये भी प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमको यहाँ पर ये भी प्रूव करना है कि जो ये डी एक्स वाई है ये मैट्रिक है एक्स पे। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। जो मैट्रिक स्पेस होती है उसमें हमको पता है मैट्रिक स्पेस होने के लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए। 4 कंडीशन में से पहली कंडीशन होती है, वो देखो, पहली कंडीशन होती है कि जो डी एक्स वाई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जो दो पॉइंट होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, यानी ग्रेटर देन 0 आती है। या यदि ये पॉइंट एक ही, मान लो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट, यानी जैसे ए और बी पॉइंट है, ये ए की जगह पर आ जाए, ए भी इसी जगह पर और बी भी इसी जगह पर, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 0 की इक्वल हो जाएगी। तो या तो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है या इक्वल टू 0 होती है। तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करना जरूरी होती है, पहली कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन को देखो ये सेटिस्फाई कर रही है इस क्वेश्चन में या नहीं कर रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ यदि एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, या तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। यानी जो कंडीशन है हमारी कि या तो इक्वल टू 0 हो, यानी या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, तो इक्वल टू 0 हो रही है वैल्यू, और एक ग्रेटर देन 0 भी हो रही है, यानी 0 से लेस देन, यानी नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं जा रही। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन है कि यदि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वाई भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो यही दिया हुआ है, यदि ये 0 है, डी एक्स वाई की 0 है तो एक्स इज इक्वल टू वाई, क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है, गिवन हमको दिया हुआ है ये।
तो जो कंडीशन है सेकंड कंडीशन वो भी सेटिस्फाई करती है। अब थर्ड कंडीशन देखो क्या होती है यहाँ पर। थर्ड कंडीशन होती है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसको हम एग्जाम्पल से इसी से समझते हैं। डी एक्स वाई पहली कंडीशन लेते हैं, दो केस लेंगे। यदि एक्स इज इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और जो डी वाई एक्स है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई है, या इसको वाई इज इक्वल टू एक्स बोल दो, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज इक्वल 0 के इक्वल आ रही हैं, यानी इक्वल आ रही है ये दोनों वैल्यूज। तो ये कंडीशन है वो इस केस में सेटिस्फाई हो रही है जब एक्स इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। अब दूसरा केस यहाँ पर देख लो आप, ठीक है। दूसरा केस ये रहेगा कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा। जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हम एक्स नॉट इक्वल टू वाई है या वाई नॉट इक्वल टू एक्स है, एक ही तो बात है। तो डी वाई एक्स लिखेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगी। तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स हो रहा है यहाँ से। इन दोनों यहाँ से देखो तो यहाँ पर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स हो रहा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब फोर्थ कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। फोर्थ कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो डी एक्स वाई है, ओके, जो डी एक्स वाई है यहाँ पर, वो यहाँ पर डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, जो ट्राइंगल आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं समझा चुका हूँ पहले ट्राइंगल आइडेंटिटी, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसमें जो दोनों साइड होती है, भले कोई सी भी साइड ले लो, वो तीसरी जो साइड होती है, ओके, जो दोनों साइड होती है उनकी जो लेंथ होती है उनका सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। जैसे ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड, और लिख देता हूँ एक्स जेड प्लस वाई जेड, जब आप करोगे तो ये ग्रेटर देन होगा इस एक्स वाई के। इक्वल एक कंडीशन पे हो सकता है, जब ये जेड इस लाइन पर आ जाए, यानी ये वैल्यू 180 डिग्री हो जाए। जब इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी तो ये 0 हो जाएंगी, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली इस लाइन पर आ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये ट्रायंगल आइडेंटिटी होती है, मैं समझा चुका हूँ पहले। तो डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई ऐसा होना चाहिए। इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया तो जो फंक्शन हमको दिया हुआ है डी एक्स वाई, ओके, जो फंक्शन हमको ये दिया हुआ है, ओके, ये मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। अब यहाँ पर समझो इसको, एक हम यहाँ पर वही केस लेंगे। केस के अंदर क्या होगा, केस 1 एक्स इज इक्वल टू वाई। जब एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया तो जो डी एक्स वाई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि हमको दिया हुआ है ऐसा, एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया तो डी एक्स वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है, तो डी एक्स वाई की वैल्यू अब 0 हो गई। अब देखो यहाँ पर ये एक्स जेड, अब मान लो कि एक्स इज इक्वल टू जेड है तो डी एक्स जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू फंक्शन में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर जो हमको एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू जेड मानेंगे तो अभी यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, जब एक्स इज इक्वल टू जेड होगा तो एक्स और वाई इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, एक्स और वाई इक्वल है और एक्स और जेड इक्वल हो गया तो जेड इज इक्वल टू भी वाई हो जाएगा और जेड डी जेड वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 0 है, यहाँ लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 बराबर ही तो है ये। अब ऐसे समझते कि ये एक्स इज नॉट इक्वल टू जेड हो जाता तो जो हमको डी एक्स जेड की वैल्यू मिलती यहाँ पर समझो 1 मिल जाती। तो अब आगे हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यहाँ डी एक्स वाई 0 है। ठीक है, डी एक्स वाई 0 है तो ये लेस देन तो ही गया इससे, किससे, डी एक्स जेड से, क्योंकि डी एक्स वाई की वैल्यू 0 है, डी वाई एक्स जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये लेस देन तो हो रहा है इस जगह। अब आगे यदि हम ऐड करेंगे यहाँ पर, मान लो इसको ऐड करते हैं, डी जेड वाई को भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तब भी ये छोटा ही रहेगा इससे। तो बराबर, या तो बराबर होगा
डी एक्स वाई या तो इसके बराबर होगा या डी एक्स वाई से छोटा होगा। तो यहाँ जो हमने केस 1 लिया है उसके अंदर जो यहाँ पर कंडीशन है, ठीक है, जो फोर्थ कंडीशन है, सॉरी यहाँ पर जो फोर्थ कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। अब सेकंड केस भी हम लेके देखते हैं। सेकंड केस के अंदर हम क्या लेंगे कि x नॉट इक्वल टू वाई है। आ रहा है समझ में? जब x नॉट इक्वल टू वाई है तो x y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जैसा दिया हुआ है हमको, ठीक है, dx y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मान के चलो, एक कंडीशन तो आप यहाँ पर ये मान सकते हो कि x नॉट इक्वल टू वाई है, ठीक है, ये तो हमको दिया ही हुआ है, और y इज इक्वल टू जेड। लेकिन तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि जो d यहाँ पर डी एक्स जेड है जो वाई जेड के इक्वल है, ठीक है, यानी ये एक सही जेड के इक्वल नहीं है, इस यहाँ से आपको दिख रहा है, क्योंकि वाई एक्स के इक्वल नहीं है और वाई जेड के इक्वल है। समझ में आ रहा है? ये वाई इस जेड के तो इक्वल है, यानी वाई और जेड इक्वल है, लेकिन ये वाई इस एक्स के इक्वल नहीं है तो ये जेड भी इस एक्स के इक्वल नहीं होगा। तो यह जेड एक्स के इक्वल नहीं होगा तो ये वैल्यू भी हमको 1 मिलेगी, ठीक है। और वाई और जेड इक्वल है तो जैसा हमको फंक्शन में दिया हुआ है, जब वाई और जेड इक्वल है तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू। तो ये इक्वल हो गई। तो यहां पर देखो डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी, यहाँ डी वाई जेड भी लिख सकते हो, डी जेड वाई भी लिख सकते हो, डी वाई जेड भी लिख सकते हो, एक ही बात है, डी जेड वाई होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये इक्वल हो रहा है। अब एक केस और आप यहां पर लिख सकते हो कि x नॉट इक्वल टू वाई, लेकिन y भी z के इक्वल नहीं है, तो इस केस में भी आप समझ सकते हो। हमने यहां पर पहले ही बता दिया मैंने यहां पर कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 होगा जब x नॉट इक्वल टू वाई है, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखो ये x भी z के इक्वल नहीं है तो 1 होगी इसकी वैल्यू, और y भी z के इक्वल नहीं है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो डी एक्स जेड है, ठीक है, सॉरी डी एक्स वाई, और एक है डी एक्स जेड, इधर है डी जेड वाई, ठीक है। अब डी एक्स वाई की वैल्यू 1 मिल रही है हमको, यहां पर देख लो, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, यहां भी इक्वल नहीं है, मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। डी एक्स जेड की वैल्यू देखो, एक्स डी एक्स जेड की ये वैल्यू हमको 1 मिलेगी, क्योंकि इक्वल नहीं है एक्स और जेड। डी वाई जेड यहां पर देखो, डी वाई जेड की वैल्यू 1 मिल रही है, क्योंकि y और z है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ भी 1 मिल रही है। तो इसको और इसको ऐड कर देंगे 1 और 1 को, तो ये 1 तो लेस रह गया, कम रह गया ना, इन दो ऐड करेंगे तो इससे, यानी यहाँ पर 2 मिलेगा, तो 2 1 लेस देन 2 ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस केस में क्या हो रहा है, केस 2 में, केस 2 में या तो वैल्यू हमको इक्वल मिल रही है जैसा हमने यहाँ पर देखा है, या वैल्यू हमको लेस देन मिल रही है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि डी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो या तो लेस देन मिल रही है जैसे यहां पर हो रहा है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, या इक्वल मिल रही है जैसे यहां पर हो रहा है। केस 1 में भी यही हो रहा था, या तो इक्वल मिल रही थी या लेस देन मिल रही थी, ठीक है। तो ये हो रहा था यहां पर, जब यहां पर या तो यानी जो वैल्यू मिल रही है वो या तो इक्वल मिल रही है या लेस देन मिल रही है। तो जो कंडीशन है यहाँ पर फोर्थ कंडीशन भी तो यही है, या तो वैल्यू लेस देन हो या इक्वल हो, तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया यहाँ पर। तो ये चारों कंडीशन को जो ये फंक्शन है डिस्टेंस फंक्शन, अब हम इसको डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं क्योंकि जो फंक्शन है वो ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। जब चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो ये एक मैट्रिक स्पेस है, यानी डिस्टेंस फंक्शन है। तो इस तरह हमने यहाँ पर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन देख ली और ये एक एग्जाम्पल देख लिया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।